Hello everyone, welcome back to the CSS lecture series on political science. In the previous lecture, we discussed monarchy, its evolution through different stages, कि कैसे absolute monarchy और उसके different phases through limited monarchy and how it effectively translated into constitutional systems across the globe in the broader sense of the word. Today we'll be looking at dictatorship first. Dictatorship किस निज़ाम को कहते हैं? ये एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं डिक्टेटरशिप के विच आर सिमिलर टू मोनार्की बट इट्स स्टिल स्लाइटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मोनार्किकल सिस्टम्स. डिक्टेटरशिप के निज़ाम के अंदर जो ऑफिस है यानी पावर है वो फोर्स के ज़रिए हासिल की जाती है, जबकि मोनार्की के अंदर ऑफ कोर्स जो फर्स्ट मोनार्क होता है जो डायनेस्टी एस्टैब्लिश करता है वो फोर्स से ही पावर हासिल करता है, मगर इफेक्टिवली वो पावर फिर institutionalized हो जाती है. The power of monarch becomes institutionalized and effectively dynastic politics या dynastic power जो है वो monarchy के अंदर होती है. तो from one generation to the other, तो intergenerational transmission of power is prevalent in monarchy, while in dictatorship any person with authority and power occupies the position as long as he has the force and power to do so. इसके मुख्तलिफ तरीके मिलिट्री टेक ओवर्स, कू डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस कि जो मिलिट्रीज हैं किसी भी कंट्री की वो करती हैं कूस के अंदर. आपको पाकिस्तान की मिसाल मिलती है, आपको इजिप्ट की मिसाल मिलती है, आपको सूडान की मिसाल मिलती है. इन तमाम कंट्रीज़ में आपकी मिलिट्रीज़ ने कू डेटास के ज़रिए पावर्स गेन की. आपको रिबेलियंस की शक्ल में भी मिलती है, रिबेलियंस जिसके अंदर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो मिलिट्री का हिस्सा नहीं है लेकिन आर्म्ड और मिलिटेंट ग्रुप है जो इफेक्टिवली कम्स टू पावर एंड एस्टैब्लिश काइंड ऑफ अ डिक्टेटोरियल सिस्टम. इसके अंदर हमें क्यूबा के अंदर हमें जो रेवोल्यूशन थी, क्यूबन रेवोल्यूशन बाय फिडेल कास्ट्रो, वो इसके अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे नज़र आता है. तो या कभी कभी ये एक सिविलियन डिक्टेटरशिप के शक्ल में भी इवेंचुअली एस्टैब्लिश होती है. इफ अ सिविलियन इलेक्टेड इंडिविजुअल refuses to step down from office and keeps hegemonizing the power, which is less likely because in such systems the person does not command a lot of power. और तो ये चीज़ें हैं जो डिक्टेटरशिप को पावर में लाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल होती हैं. तो जबकि इसके मुकाबले में मोनार्की इज़ मोर लाइक अ पर्सनलाइज्ड अफेयर एंड फैमिली अफेयर, जिसके अंदर एक पैट्रनेज नेटवर्क के जरिए इट्स लाइक अ पैट्रिमोनियल स्टेट स्ट्रक्चर दैट गवर्न्स द सोसाइटी. तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है आपकी डिक्टेटरशिप और मोनार्की के साथ. आपके सामने एग्जांपल्स इटली के अंदर अगर हम जाएं तो बेनिटो मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है इराक में सद्दाम हुसैन, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, और पाकिस्तान के अंदर जितनी मार्शल लॉज लगे हैं ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स. इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्जांपल्स की सेपरेट हेडिंग बनाकर जितना उन्हें यूनिक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकें, एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें इन द सेंस कि वो विजिबल हों, इवन इफ द एग्जामिनर इज जस्ट स्किमिंग थ्रू द पेपर, तो उसको नजर आए आपने एग्जांपल्स कोट किए, बिकॉज एग्जांपल्स शो दैट यू एक्चुअली नो द टॉपिक. तो डोंट ओवरलुक दिस फैक्टर. The next concept is the idea about democracy. वो इकबाल का जो शेर है कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जहाँ सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता. I might have screwed the शेर a little, but तो वो क्या चीज़ है कि डेमोक्रेसी के मतलब क्या एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का which makes it distinct from all other systems such as dictatorship and monarchy is that it is a system in which people have the power and people exercise that power through their representatives. So the fundamental essence of democracy is that consent of the governed is important. कि अगर मेरे ऊपर कुछ कवानीन लागू होंगे तो उन कवानीन के लागू होने से पहले मेरी मर्जी लेना ज़रूरी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इस निज़ाम को जमहूरियत का निज़ाम कहते हैं. तो ये बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी पे. याद होगा आपको सॉवरेंटी के लेक्चर में कि जहाँ अवाम बेसिकली अपने कवानीन खुद बनाए उसे जमहूरी निज़ाम कहा जा सकता है. डेमोक्रेसी की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी
जिसे प्योर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्योर डेमोक्रेसी हमें अब दुनिया में नज़र नहीं आती। जिस तरह मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया, एंशिएंट एथेंस के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह है कि जब कोई भी कानून पास होना है, कोई भी इशू है, नेशनल इशू है, तो अवाम फैसला करेगी। एवरी पर्सन विल हैव अ वोट, और वो डिसाइड करेंगे उसके ऊपर क्या करना है। तो ये हमें एंशिएंट एथेंस में नज़र आता है, और हमें स्विट्ज़रलैंड विच इज़ अ कन्फेडरेसी ऑफ मल्टीपल कैंटन्स आर लाइक प्रोविंसेस आप समझें उसके, तो उसके दो कैंटोनल असेंबलीज, जो उसकी दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट की दो असेंबलीज हैं, वहाँ पर हमें ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम नज़र आता है। और ये तस्वीर भी उसी कैंटोनल असेंबली की है कि कोई इशू है और उस पर सारे लोग यस और नो में वोट करेंगे। इसकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में इनके अलावा कहीं पे प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन उसके कुछ सीधा एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम का आइडिया बेसिकली प्योर डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ही बाई किया हुआ है हमने। तो कुछ कंट्रीज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज में, जैसे तुर्की के अंदर इन टर्की अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए वो रेफरेंडम उसके ऊपर होना ज़रूरी है, आवाम को उसको अप्रूव करना ज़रूरी है। मगर जनरल लॉज के लिए पार्लियामेंट की असेंट चाहिए होती है, डायरेक्टली आवाम से रेफरेंडम नहीं होता। सो वी टेक बिट्स एंड पीसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो द सिस्टम विच इज़ नाउ मोस्ट प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड इज़ द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इसके तहत मैं डायरेक्टली लेजिस्लेशन नहीं करता, आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द लॉज ऑफ माई कंट्री, but I choose the representative on my behalf to do the lawmaking for me. So I am indirectly controlling the laws of my country and policies of my country. And if I don't like someone, if I find that someone is not representing my will, my interests and my aspirations, I can vote that person out of power. तो indirect democracy इस तरह की जमहूरियत के अंदर अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए, हैंस रिप्रेजेंटेटिव, हैंस इनडायरेक्ट, कि अपने नुमाइंदों के जरिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए वो गवर्नमेंट्स बनाती हैं और उन गवर्नमेंट्स को पावर में वोट करती है और उनको दे वोट देम आउट ऑफ पावर एज वेल। तो दुनिया की तकरीबन तमाम फंक्शनल डेमोक्रेसीज, आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, तमाम कंट्रीज़ में जहाँ नॉमिनली भी डेमोक्रेसी का निज़ाम है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का निज़ाम राइज है। Broadly speaking, this could also be qualified as a republic. Republican systems भी का मतलब भी representative democracies है। Hence Islamic Republic of Pakistan, hence Islamic Republic of Iran, hence Republic of Korea, hence Republic, इस तरह आपके पास different republic जो आपके सामने नजर आते हैं। 2011 में इसके ऊपर सवाल आया था कि व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह आंसर कर सकते हैं। सो इन सच अ क्वेश्चन आई हैव डिवाइडेड, इट्स बेटर टू हैव एज मेनी हेडिंग्स एज पॉसिबल, बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, इट गिव्स एन असम्पशन, एन इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर कि आपको बहुत कमांड है उसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंट प्रीरेक्विजिट्स देखते हैं कि वो क्या है for the success of a democratic political system. So first, a structural prerequisite. Structural prerequisites are the more formal prerequisites, या जो legal चीज़ें हैं, जो कि institutional चीज़ें हैं, हम उनकी बात करेंगे। The first is the presence of a written constitution. जब हम prerequisite की बात करते हैं तो इसका मतलब वो कौन सी चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए कि अगर वो मौजूद होंगी तो ही जमहूरी निज़ाम अच्छे तरीके से चल सकेगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसीज। इसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस। वो बताता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डोमेन्स एस्टैब्लिश करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम देता है और अकाउंटेबिलिटी करता है आपकी गवर्नमेंट की। So in the constitution, moreover, provides for the human rights, कि कौन से fundamental rights हैं citizens के जो कि state abrogate नहीं कर सकती, वो कौन से rights हैं जिनको state suspend नहीं कर सकती। So constitution in that regard is the one of the most essential elements, and written constitution, a codified constitution, because you can make reference to that constitution and it becomes
the fundamental tenet of democracy. वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम देता है और अकाउंटेबिलिटी करता है आपकी गवर्नमेंट की. सो इन दी कॉन्स्टिट्यूशन मोरओवर प्रोवाइड्स फॉर द ह्यूमन राइट्स कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के जो कि स्टेट एब्रोगेट नहीं कर सकती, वो कौन से राइट्स हैं जिनको स्टेट सस्पेंड नहीं कर सकती. सो कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट रिगार्ड is the one of the most essential elements, and written constitution, a codified constitution, because you can make reference to that constitution and it becomes the fundamental tenet of democracy. UK बहरहाल अपने राइट्स सिक्योर नहीं कर सकते. The third is the impartial and strong modern state. इसका मतलब क्या है? अगर आप ब्रॉडली कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो एडवांस सोसाइटीज़ हैं उनको हम कहते हैं इम्पार्शल, यानी वो बायस नहीं होते, और स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, मेरिटोक्रेटिक होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस. सो इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग डन इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, उसके लिए लीगल चैनल्स बनाए गए हैं, सिस्टम मौजूद है जर्मनी के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी, के यू वांट टू गेट समथिंग डन, आपको कोई मसला है, कोई ग्रीवेंस है, कोई काम है, कोई चीज़ है, तो उस सिस्टम के तहत बनाई जाएंगी. जबकि जो लेसर एडवांस्ड सोसाइटीज़ हैं, इवन आवर ओन कंट्री एंड अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, वहाँ पे क्या है जी कि आपके रिश्तेदारों का कितना ताल्लुक है, आपके कितने ताल्लुकात हैं, यानी आप अपने कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे अपने काम करवा सकते हैं, ना कि ऑन द मेरिट ऑफ थिंग. द सेम गोज विद इंस्टीट्यूशंस. इन द एडवांस सोसाइटीज इंस्टीट्यूशंस आर गवर्न्ड बाय competent people who are hired on merit, जबकि nepotism और personal contacts play a huge role in the developing countries and lesser advanced. govern through, आप ये समझे, they have governance through institutions, जबकि जो आपकी lesser advanced states हैं, they govern through, they do governance through patronage. patronage network है कि आपके यही ताल्लुकात की बेसिस पे, अपने रिलेशंस की बेसिस पे आप काम करवाएं. सो इन सच सोसाइटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसलिए डेमोक्रेसी पे इतना लोगों का यकीन भी नहीं होता और वो डेमोक्रेसी इतनी फंक्शन भी नहीं इफेक्टिवली कर रही होती, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूशंस मेरिटोक्रेटिक सिस्टम्स और के ज़रिए गवर्न नहीं कर रहे होते, बल्कि वो पेट्रनेज के ज़रिए गवर्न कर रहे होते हैं. चौथी चीज़ कि आपकी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करनी चाहिए. अ सिंगल पार्टी इज फॉर डिक्टेटरशिप. हमने देखा है कि चाइना भी कहने को डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका नाम है, रिपब्लिक उसके नाम में भी आता है. बट डिस्पाइट दैट चाइना इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू डेमोक्रेसी
on any standard. Single party which is Communist Party of China, तो कोई opposition ही नहीं एग्जिस्ट करती. opposition political parties औकात की बेसिस पे, अपने रिलेशंस की बेसिस पे आप काम करवाएं. सो इन सच सोसाइटीज डेवलपिंग कंट्रीज में इसीलिए डेमोक्रेसी पे इतना लोगों का यकीन नहीं होता, और वो डेमोक्रेसी इतनी, वो लोगों को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने में और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने में बहुत अहम किरदार अदा करती. तो इन सब चीज़ों के अंदर अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो फिर तो आपका दोबारा वही मोनार्की का सिस्टम बन गया ना, क्योंकि जहाँ जो बादशाह चाहेगा वही होगा, जो हुक्मरान चाहेंगे वही होंगे. तो एक सही डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर्स का डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, विच विल look in the future lectures as well. The sixth important prerequisite is the rule of law. Rule of law means कि equality के साथ आप law को apply करेंगे, that everyone is equal before the court of law, और हर बंदे को same offense की बराबर सज़ा दी जाएगी. तो अगर किसी सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसका मतलब है देयर आर सर्टेन पीपल हु आर प्रिविलेज्ड, जिन पे लॉ उस तरह अप्लाई नहीं होता है, देयर आर अंडर प्रिविलेज्ड, जिन पे लॉ अप्लाई होता है. दैट मीन्स दैट सोसाइटी इज हाईली अनइक्वल एंड डिवाइडेड, विच मीन्स कि वो जो डेमोक्रेसी का प्रॉमिस है कि हम इक्वल सोसाइटी क्रिएट करते हैं, वो हो ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ वोट डालने और ना डालने का नाम नहीं है, वो एक इक्वालिटेरियन, मोर राइट्स फ्रेंडली स्टेट बनाने का नाम है. तो जब लोगों पे लॉ ही अप्लाई बराबर सतह पर नहीं हो सकता, तो इक्वालिटी कभी भी लोगों के दरमियान नहीं आ सकती, और आपकी डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रेमिस ही जो है वो वायलेट हो जाता है अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है. द सेवेंथ इज फ्री मीडिया. जो आपका मीडिया है, इट इज़ अ विजिलेंट वॉच डॉग ऑन द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. तो मीडिया की आज़ादी, इसीलिए समझा जाता है कि आज़ाद मीडिया जमहूरी निज़ाम का सबसे अहम रुकन समझा जाता है. तो इसीलिए फ्री मीडिया acts as a vigilant watchdog on the actions of government. It criticizes the government, it criticizes the other multiple political parties as well. It provides information to people. ये एक informed citizenry generate करता है, लोगों को inform करता है उनके rights के बारे में. All the things which are essential in democracy. इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी किसी जमहूरियत में, किसी नॉमिनल डेमोक्रेसी में या कहीं पे जर्नलिस्ट को जेल किया जाए, मीडिया की सेंसरशिप की जाए, तो कहा जाता है इट्स अ हाईली अनडेमोक्रेटिक मूव, बिकॉज डेमोक्रेसी इज नथिंग विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री वाइब्रेंट मीडिया. इन स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स के बाद कुछ इनफॉर्मल प्रीरेक्विजिट्स हैं कि माशरे में आपकी एजुकेशन लोगों को ब्रॉडली मिले. अगर लोग एजुकेटेड हैं तो ही वो अच्छे लोगों को वोट डालेंगे, तो ही वो कॉम्पिटेंट लोगों को वोट डालेंगे, तो ही कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आएंगे. अगर सोसाइटी जनरली अनएजुकेटेड है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एलीट्स टू फूल पीपल, और वो डेमोक्रेसी के सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं और अपनी पावर परपेचुएट करते हैं. The second is vigilance. Vigilance means that people are ready to keep an active eye on the actions of government. The third is the civic sense. Civic sense का मतलब है कि आप social affairs में involve हैं, आपको पता है आपकी responsibilities क्या हैं, आपको पता है आपको इशारे पे रुकना चाहिए, आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए. सो यू फॉलो द लॉज योर सेल्फ बिकॉज यू बिलीव दैट यू आर पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी टू विच यू ओ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू. That checks out the civic sense. So that is very important for having a democratic society. The spirit of toleration is very important because societies के अंदर there are always multiplicity of interests. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मज़ाहिब हैं, एथनिसिटीज़ हैं, कल्चर्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं. इसी वजह से प्लूरलिज्म इज़ द ओनली वे इन सच सोसाइटीज़. प्लूरलिज्म के अंदर आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हो और हर एक को बराबर मौका देते हो. सो पीपल शुड टॉलरेट डिसेंट, टॉलरेट ईच अदर्स ओपिनियंस इन दैट रिगार्ड. एंड द लास्ट इज़ द रिमूवल ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटीज़. अगर सोसाइटी हाईली अनइक्वल है और कुछ लोगों के पास सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है और बाकियों के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो जिसके पास पावर है हमेशा वही तबका डेमोक्रेसी के सिस्टम को कैप्चर करेगा और डेमोक्रेसी के सिस्टम को अपने लिए सेल्फ सर्विंग सिस्टम के तौर पे यूज़ करेगा. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल
ऑन द फर्स्ट लेवल एंड इट इज़ नॉट इवन अ ट्रू डेमोक्रेसी। तो वो जो डेमोक्रेसी के प्रोमिसेस हैं, डेमोक्रेसी के जो बेनिफिट्स कंसिडर होते हैं, वो किसी भी सोसाइटी में तब तक नहीं आ सकते जब तक हमारे पास ये प्रीरेक्विजिट्स, जो स्ट्रक्चरल प्रीरेक्विजिट्स हैं और जो इनफॉर्मल प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये किसी सोसाइटी में चेक ना होते। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, and it's kind of a chicken and egg argument. What comes first? Do these things come first or does democracy bring these things? So you can mold that argument in both ways. कि किसी ना किसी हद तक आपको पहले से इन चीज़ों का मौजूद होना किसी मुआशरे में बहुत ज़रूरी है, तभी डेमोक्रेसी इन चीज़ों को मज़ीद बढ़ाती है और इट कीप्स अ सेल्फ सस्टेनिंग लूप एंड इट कीप्स रीइंफोर्सिंग ईच अदर। इसीलिए द कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज एंड से अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन डेमोक्रेसीज इज pretty paramount because West already had independent before it was democratized. Its institutions became modern, rule of law का principle generally apply होना शुरू हो गया था, एक toleration की spirit आ चुकी हुई थी different religions के दरमियान, तो फिर उसके ऊपर democratic system जो है ना वो introduce करवाया गया, so it was more efficient. See you guys in the next lecture.